खुश मिडिल क्लास और 24 में क्या मोदी फिर से रचेंगे इतिहास। सवाल है ना भाई, आज खुश तो बहुत होगा मिडिल क्लास, क्योंकि पहली बार इनकम टैक्स में 7 लाख की छूट मिल गई है। पहली बार 8 साल बाद इनकम टैक्स में बदलाव किया गया। 8 साल बाद कहा जा रहा है कि इससे मिडिल क्लास गदगद है। कोशिश भी दरअसल ये है। और बजट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं, मोबाइल, इलेक्ट्रिक कारें, एलईडी टीवी सस्ते हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई देश का युवा वर्ग भी खुश है। बजट में किसानों की आय बढ़ाने का दावा जरूर किया जा रहा है। वो ग्राउंड पर कितना होगा वो हम अब डिबेट करेंगे, आगे आज बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट विकसित भारत की नींव तैयार करेगा। और बड़ी कंफ्यूजन यह कि अगर 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है तो नए टैक्स स्लैब में 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स की बात क्यों की जा रही है। ये टैक्स स्लैब इस वक्त आपके सामने है। जो नया टैक्स स्लैब है उसमें 3 लाख तक कोई अब टैक्स नहीं होगा। इसमें 3 से 6 पर जो है 5% टैक्स होगा। 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स होगा। 9 से 12 पर 15% टैक्स होगा। 12 से 15 लाख पर जो है 20% और 15 लाख से ज्यादा अगर है तो ये 30% टैक्स होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि भैया अमृत काल का पहला बजट भारत निर्माण की मजबूत नींव रखेगा, हर वर्ग के सपनों को पूरा करेगा। अपने हाथों की मेहनत से देश के लिए मेहनत करने वाले विश्वकर्मा देश के निर्माता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। और नितिन गडकरी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। मेरे साथ कुछ टैक्स एक्सपर्ट है। मैं अगर रिक्वेस्ट करूं हिमांशु, एक बार आकाश जिंदल जी एक बार आप इधर आ जाइए जल्दी से, क्योंकि आप मेरे साथ अशोक वानखेड़े हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, कश्मीर चौधरी हैं। एक बहुत बड़ा पैनल है, मैं आप सबके पास आऊंगा, लेकिन पहले जल्दी से सर ये एक बार समझा दीजिए, इसकी बड़ी कंफ्यूजन है। हाँ आकाश जिंदल बताइए सर। सबसे पहले तो जीरो इनकम टैक्स जो है वो फिगर्स देखनी जरूरी है सर। जीरो जो इनकम टैक्स है 7 लाख पे, वो सिर्फ नए रजीम में है, ओल्ड रजीम में वो नहीं है। तो एक चीज ये क्लैरिफाई कर दूं, जो लोग नए रजीम के हिसाब से टैक्स पे करेंगे, जो कि डिफॉल्ट रजीम है, उनके लिए 7 लाख तक जीरो इनकम टैक्स। मतलब 7 लाख रुपए कोई कमाता है तो 1 रुपया नहीं देना टैक्स। नए टैक्स रजीम में अगर वो टैक्स भरता है तो ओल्ड टैक्स रजीम में तो डिफॉल्ट हो गया ना। हाँ डिफॉल्ट हो गया, तो शायद डिफॉल्ट ही हो गया बोला 7 लाख वाला। वो डिफॉल्ट है, अब आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्ट नहीं करते तो डिफॉल्ट वो है। ठीक। अब आ जाते हैं ये जो टैक्स की स्लैब है कि 3 लाख तक क्या है, 3 से 6 लाख क्या है, 6 से 9 लाख क्या है। इससे क्या है, मिडिल क्लास को नए टैक्स रजीम में बहुत फायदा मिलेगा। मिडिल क्लास के पास पैसा आ जाएगा, उस पैसे को वो जाके खर्चेगा, शॉपिंग करेगा, रेस्टोरेंट जाएगा, मल्टीप्लेक्स में जाएगा। उससे क्या है, कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन से मैन्युफैक्चरिंग होगी और जॉब जनरेशन और टैक्स जनरेशन होगा। और मैं कैलकुलेशन दे सकता हूं, सरकार की इतनी बढ़िया प्लानिंग है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, एक बार हिमांशु को माइक दे दीजिए। हिमांशु, मैं सीधा सवाल पूछूंगा सरल शब्दों में। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं लगातार सुबह से देख रहा हूं, एक ही सवाल सबके जहन में है, बेटर कौन सा है, नया वाला पुराना वाला? मतलब अगर मेरी सैलरी 15 लाख है, जितने भी लोग देख रहे हैं 15 लाख 20 लाख है, मैं पुराना वाला ऑप्ट करूं या नया वाला ऑप्ट करूं? क्योंकि नए वाले में एचआरए एटीसी वगैरह नहीं है। एक बार ये समझा दीजिए, बेटर कौन सा है, नया पुराना? मैं उस पे कमेंट करने के पहले अभी जो डिस्कशन, उसमें एक छोटा सा करेक्शन कर दूं। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। जो आप कह रहे हैं 0 से 3 है, ये 0 नील है। 3 से 6 लाख 5% है और 6 से 9 लाख 10% है। तो मैं करेक्ट ये कर रहा हूं, 7 लाख तक टैक्सेबल है बट रिबेट दिया गया। इसको आप जरा करेक्ट करके समझिएगा। 7 लाख तक टैक्स फ्री इसलिए है क्योंकि आपको रिबेट दिया जा रहा है 87A में। टैक्स आपका 3 लाख के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो इसको करेक्ट कर ले। 7 लाख तक फ्री नहीं, आपको रिबेट मिल जाता है। वो अगर अदरवाइज अगर आपके 7 लाख के ऊपर हुई, अगर कोई कमाता ही 7 है तो आपको रिबेट मिल रहा है, तो फिर जीरो हो गया ना टैक्स। लेकिन मैं भी वही पूछ रहा हूं जी। नहीं सर, 1 मिनट, रिबेट अलग होता है, टैक्स अलग होता है। नहीं, आपका जब फॉर एग्जांपल हिमांशु, फॉर एग्जांपल मैं कमाता ही अगर 7 लाख हूं जी, तो क्या आपका टैक्स बनेगा, लेकिन आपको रिबेट मिल जाएगा। आप बात समझिए, एक बार नंबर्स दिखने जरूरी है। अब मैं बात करता हूं, डिफरेंट है, लेकिन आकाश जी आप इधर आ जाइए। हाँ आकाश जी आप इधर आ जाइए। इनकम टैक्स टर्म डिफरेंट है। हाँ, लॉ में टर्म नहीं होता, लॉ में लॉ होता है। खैर मैं बात करता हूं, अमन, जो आपने क्वेश्चन किया कि कौन सा टैक्स रिजिम बेटर है, पुराना या नया, ये सबके जहन में होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये समझना होगा कि आपका पहले किस तरह से इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो नया जनरेशन है, अभी इन्वेस्टमेंट पे उतना फोकस नहीं, उनके एज कम है, उस तरह से उनका कोई ओरिएंटेशन नहीं है, उनके पास अभी इन्वेस्टमेंट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनके पास होम लोन पड़ा हुआ है, एटीसी के इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं, एनपीएस पड़ा हुआ है, मेडिकल पड़ा हुआ है, उनके लिए पुराना वाला। उनके लिए अभी भी पुराना जब कैलकुलेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुराने वाले पे आपको थोड़ा बहुत
ऊपर नीचे का बेनिफिट दिखेगा। और मुझे लगता है कि जो अभी हमने कैलकुलेशन देखा कि कुछ स्लैब में नो डाउट अगर आपके पास वो चीजें नहीं है तब आप नए वाले में ऑप्ट करिए, अदरवाइज आप पुराने वाले में। अच्छा देखिए, ये एक चीज जो क्लियर हो रही है, नंबर 1 सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अगर आपके पास एटीसी, एचआरए, होम लोन इंटरेस्ट, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट है तो पुराना वाला बेटर है, क्योंकि नए वाले में ये सारी चीजें नहीं है, नए वाले में ये सारी चीजें नहीं है। ठीक, जल्दी से मेरे को सबके पास जाओ। उसमें क्या है कि आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो आप 16 से 18 साल का हाउसिंग लोन है, तो 3 साल उसका बेनिफिट उठा चुके हो, बाकी 15 साल डिप्राइव नहीं कर सकते, तो इसलिए ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट जो नई कमाई कर रहा है, पहली सैलरी अर्न करने वाला है, उसके लिए नया टैक्स रिजीम क्लियरली बेनिफिशियल है। तो देखना यह है कि ऑलरेडी पहले से आप किसी स्कीम में लगे हुए जिसमें कंटिन्यू करना आपकी मजबूरी है, या आप पहली बार इनकम कर रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि नया टैक्स रिजीम आपके लिए फायदे देगा या ओल्ड टैक्स रिजीम आपको फायदा देगा। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी है मेरे साथ, कृष्णवीर चौधरी, अशोक वानखेड़े, सबका एक एक कमेंट जल्दी ले लेता हूं। सबसे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत काल का पहला बजट भारत निर्माण की मजबूत नींव रखेगा, आपके हिसाब से हर्षवर्धन जी? देखिए, मैं इसको अमन जी एक दूसरे तरीके से कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले बजट से लेकर इस बजट तक कॉन्टिन्यूएशन है, कोई कहीं एक बजट दूसरा बजट अलग अलग नहीं आया है। उसको मैं यूं बताता हूं कि जब आप डिमोनेटाइजेशन के बाद का बजट देख लें, आप कोविड के बाद का बजट देख लें, कहीं आपको ऐसा कोई अगर अप्रत्याशित स्थिति हुई तो उसके लिए प्रोविजन है, वरना सरकार को पता है इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना है, इस देश में दुनिया से निवेश लाना है, जो कमजोर लोग हैं उनको बेसिक नीड्स देना है। और इसीलिए इसमें थोड़ा सा जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक लाइन में और बताता हूं, 7 लाख तक टैक्स पूरी तरह से एक तरह से मुक्त है, आप 7 लाख कमाते हैं। exactly. लेकिन ओल्ड रिजीम में क्यों अब नहीं है? इसका मतलब यह है कि सरकार अब हतोत्साहित कर रही है कि आप घर खरीद के टैक्स मत बचाइए, आपको घर खरीद के टैक्स नहीं बचाना है, जिनकी जरूरत है उनको पीएम आवास योजना में 66% ज्यादा एलोकेशन। ठीक है, अच्छा एक और कमेंट आ गया, राहुल गांधी ने अभी ट्वीट कर दिया, मित्र काल का बजट, आप कमेंट करेंगे सर? एक कह रहा है अमृत काल, राहुल जी कह रहे हैं मित्र काल। देखिए, राहुल जी की शब्दावली वो ज्यादा समझते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से ये जो बजट है इस अमृत काल मित्र काल नहीं, मेरे लिए अमृत काल है। वो मित्र किसको कह रहे हैं वो अलग बात। किस एक करके मैं बहुत ज्यादा बड़ा एक किसको वो मित्र कह रहे हैं, उनके कौन मित्र बने हैं वो जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने, हर्षवर्धन जी कहा, एक तो विजन क्लियर रहा है कि हमको देश को कहां ले जाना है। इकोनॉमी अकेले नहीं जा सकती है। तो अभी जो उनका विजन है, इस बार मुझे लगता है कि 7 वर्षों के मूल्यांकन के बाद इसके 4 महत्वपूर्ण निष्कर्ष आए हैं। पहला ये आया है कि अगर हमको महाशक्ति बनना है तो हमको ठोस नींव चाहिए। हमारी ठीक है, हमारा शेयर मार्केट अच्छा है, उसको वो भी ठीक रहे, मिडिल क्लास को तो दे रहा है, जो हमारे उद्योगपति हैं कारोबारी करे। लेकिन जो गांधी जी ने कहा था कि इस देश के निर्माण में छोटे से छोटे व्यक्ति का योगदान हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये पहली बार होगा कि आम आदमी, वंचित तबका, युवा, महिलाओं, सभी वर्ग के लिए इसमें एकदम बूस्ट है आपको, क्योंकि सब उद्यमी बन जाए। बिल्कुल 100% है युवाओं के लिए कि सब मिलकर के देश को आगे ले जाए, ठोस आधार रहे। ठीक है, ठोस आधार रहे। मैं सर बहुत बड़ा पैनल, सबको मौका देना। अशोक वानखेड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अशोक वानखेड़े जी, अमृत काल का पहला बजट भारत निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। एक पक्ष है अमृत काल का, दूसरा पक्ष है मित्र काल का। आपकी नजर में कैसा बजट, अब तो शाम हो चुकी है, आपने भी बजट पढ़ा होगा, कैसा बजट उम्मीदों पर खरा उतरा आपकी? अशोक वानखेड़े। नहीं, मेरे उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। 7 लाख का स्लैब ये दोनों तरफ से है, मतलब मैं इसको एक अच्छी बात मानता हूँ। 1-2 बातें थी, मैंने अपने दिन के डिस्कशन में भी बताया कि क्या पॉजिटिव है। लेकिन यदि जितनी सरकार की इनकम बताई जा रही है और जितना हम ब्याज और लोन पे अदायगी है वो है, रूरल डेवलपमेंट में पैसा कटा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी में बजट अलोकेट कटा है, गैस सब्सिडी में बजट अलोकेशन कटा है, ऐसे कई बड़े है चीज़ें हैं। मनरेगा में बजट का अलोकेशन कटा है, शिक्षा में मात्र 8,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, जो
ऊँट के मुंह में जीरा है। बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार एक्सपेंडिचर नहीं करे, लेकिन फिर लोन सर्विसिंग जो है, डेप्ट सर्विसिंग, वो बहुत बड़ा कंपोनेंट लेके जा रहा है। पिछले बजट में भी मैंने देखा था कि सबसे बड़ा जो कंपोनेंट था वो लोन सर्विसिंग का था। इस बार भी 11 लाख करोड़ के करीब करीब लोन सर्विसिंग का कंपोनेंट है, वो एक ये है। बाकी डेफिसिट कहाँ से आएगा? सरकार ने 50,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का सोचा है। सरकार ने पिछले बजट में 1,75,000 करोड़ का सोचा था, बाद में वो 78,000 करोड़ पे आया और अल्टीमेटली 13,000 करोड़ रुपए। अच्छा, और इसके अलावा जिसकी शायद संभवतः सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जो कैपेक्स की बात हो रही है। भाई कैपेक्स में 10 लाख करोड़ 33% ज्यादा जिसकी बात की जा रही है, जो शायद 7.5 लाख करोड़ से 10.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। हाँ, 10 लाख करोड़ के आसपास कर दिया है। रजत जी है मेरे साथ। रजत जी, फिस्कल डेफिसिट जिसकी बात बार बार की जा रही है, वो 5.9 का टारगेट है, मतलब वो 6.4 या 6.5 से 5.9। ये इतने खर्चे, 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में 2.4 लाख करोड़, ये सारी चीजें करने के बाद सरकार के पास इतना स्पेस है? और सरकार आपके हिसाब से बजट क्या? पहले तो आपका भी रिस्पॉन्स। मेरे हिसाब से तो ये बजट अच्छा है इंडस्ट्री के लिए। इसमें काफ़ी इंडस्ट्री को रिलीफ मिला है, एटलीस्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मद्देनजर रखते हुए उसको काफ़ी उन्होंने थिंग्स लाइक उन्होंने डिक्रिमिनलाइजेशन में बहुत उन्होंने ध्यान दिया है, कंपाउंडिंग में बहुत ध्यान दिया है। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिए तो ये अच्छा बजट है इनडायरेक्ट टैक्स स्टैंड पॉइंट से। और ये जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट रखा है 10 लाख करोड़, ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह ये है क्योंकि अभी ये ज़रूरत भी है हमारे देश में कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, हाईवे बनाए जाए, पावर प्लांट्स बनाए जाए, स्टील प्लांट्स बनाए जाए। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा मूव है। और ये स्पेशली ये देखते हुए कि अगले साल इलेक्शन है, तो हो सकता है उस नज़रिए से भी अगर देखें तो। अच्छा, इसको कोई चुनावी बजट नहीं कह रहा है। मतलब आमतौर पर होता ये है कि देखिए, सीधी सी बात है, अगर चुनावी बजट होता तो लोक लुभावन होता। मैं एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। एक जगह चुनावी बजट का ये चुनावी बजट मैं नहीं मानता। एक जगह सिर्फ तड़का चुनावी बजट का लगा, जब कर्नाटक का रेफरेंस देते हुए 5,000 करोड़ का माइक्रो इसके लिए वही है। बाकी ऐसे प्रॉब्लम्स महाराष्ट्र में भी थे, ऐसे प्रॉब्लम मध्य प्रदेश और राजस्थान। अशोक जी, मैंने इसलिए बार-बार ये सवाल मैंने इसलिए उठाया, आमतौर पर ये परिपाटी रही है कि चुनाव से पहले कोई भी बजट आता है वो चुनावी बजट हो जाता है। ये कोई 10 लाख करोड़ जो बोल रहे हैं ना हम, कैपेक्स दिया है 10 लाख करोड़ का। तो यदि आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अपने बॉन्ड देखें, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जो लोन लिया है, यदि वो देखें तो वो कई गुना ज्यादा है, 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट। ठीक है, चुनावी बजट कैसे? अमन भाई, अब यहाँ पर सब आकलन निकाल रहे हैं कि 7 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। यहाँ पे जितने विद्वान बैठे हैं इनसे पूछिए कि जो युवा हैं, जो ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, जो 7 लाख रुपए साल की इनकम कमाते होंगे, लेकिन उनसे पूछिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 10,000 रुपए भी प्रति मंथ नहीं कमा पा रहे हैं, क्या उन पर ये अप्लाई हो पाएगा? 26 करोड़ ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में 10,000 रुपए प्रति महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं, जो गरीबी रेखा से हैं, और 7 लाख रुपए है। तो यानी 93 लागू होगा, रुक जाइए, होगा। अरे सुनिए, तो यानी 93% लोग ऐसे हैं जिनके हितैषी ये बजट काम नहीं करता। सिर्फ 7% लोगों के ऊपर ये बजट काम करेगा फिर आकर के। कैसे? मतलब एक मिनट मैं एक मिनट। हाँ, आप बात मुकम्मल हो जाए, अपनी बात रख लीजिएगा। तो जो लोग आप कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए के ऊपर जीरो इनकम है, मतलब टैक्स नहीं देना, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए प्रति मंथ कमा रहे हैं। तो वो लोग उनको भी नहीं टैक्स देना होगा। अरे तो आप ये नहीं देना होगा उनको भी। हाँ, बैठ जाइए आराम से। हाँ, नहीं, उनको भी नहीं देना होगा टैक्स। तो आप इससे ये भी लगाइए जो 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, 1.5 करोड़, एक सेकंड, 1.5 करोड़ लोग टोटल टैक्स देते हैं, 1.5 करोड़ लोग टोटल टैक्स देते हैं। यदि 1.5 करोड़ के लोगों को भी टोटल बेनिफिट मिला, तो वो कितना बेनिफिट होगा जिससे इस देश की इकोनॉमी एकदम जंप करेगी। 2.5% टैक्स कंप्लायंस है मेरे ख्याल से। मकसद एक मिनट में हिमांशु और आकाश जिंदल, मैं आपके पास आ रहा हूं पहले, क्योंकि वो बोल नहीं पाए। एक मिनट सर, सवाल ये हो रहा है जो अभी अशोक वानखेड़े ने उठाया कि 1.5 करोड़ के आसपास है। सवाल यह है कि क्या इसका मकसद फायदा पहुंचाने से ज्यादा टैक्स कंप्लायंस बढ़ाना नहीं है? जो बार बार सरकार ने कहा कि अभी 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना, वो 7 लाख कर दिया, तो टैक्स नेट
में ज्यादा लोग आए, टैक्स कंप्लायंस बढ़े, क्या वो मकसद नहीं है इसका? देखिए नहीं, मैं कम से कम 1 मिनट लूंगा। हाँ, प्लीज। देखिए अभी जो बोला गया है ना 1.5 करोड़, देखिए आपको रिबेट मिल जाता है वो अलग बात होता है, बट 7 करोड़ के आसपास लोग हैं जो टैक्स का देने के लिए हकदार हैं। अब देखिए अभी जो है बात हो रही थी ना फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही थी, तो देखिए फिजिकल डेफिसिट की जब आप बात करेंगे तो आपका लगभग 41 लाख करोड़ का जो है आपका जो है एक्सपेंडिचर है, आपका 24 लाख करोड़ आपका जो है इनकम है, तो जाहिर सी बात 16-17 लाख करोड़ का होगा। लेकिन मुझे बताइए 16-17 लाख करोड़ का जो हमारा जो गैप आ रहा है ये आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है गरीबों की मदद करना चाहते हैं, आप कुछ काम करना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, एक सेकंड भाई साहब, आप इसे नहीं जानते। दूसरी जो कैपेक्स है, कैपेक्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जो 10 लाख करोड़ हुआ है इसका आने वाले समय में आपको 40 लाख करोड़ का आपका फायदा मिलेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी इनकम टैक्स के बारे में बात किया जा रहा था, और इसमें देखिए एक मैं डाटा दूंगा, अगर जो 7 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स देते हैं उसमें अगर देखिए जो 5 लाख तक का अभी जो है उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, अभी 7 लाख रुपए कमाने वाले को टैक्स नहीं देना पड़ रहा। इसका मतलब ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 2 करोड़ लोग आएंगे, और 2 करोड़ लोगों का अगर जितना टैक्स आपका जो देना है आप नहीं दे रहे हो, ये फायदा है। 5 लाख से अगर 7 लाख कर दिया गया। मेरे साथ राकेश सिन्हा, सर 1 मिनट आ रहा हूं, राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ है। राकेश जी, मेरे साथ एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा पैनल है, कई लोग हैं यहाँ पर। सवाल सीधा सा ले रहा हूं, राहुल गांधी का अभी एक ट्वीट है, मित्र काल का बजट, ना बेरोजगारी के लिए कुछ, ना महंगाई के लिए कुछ किया, कहीं कोई जिक्र नहीं, ना मनरेगा, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, मित्र काल का बजट। राकेश सिन्हा जी, आपका कमेंट। राहुल गांधी इस देश के यथार्थ से अपरिचित है। सड़क पे चलने से आप यथार्थ नहीं जानते, सिर्फ सड़क पे चलना ही यथार्थ समझना नहीं होता। यथार्थ को जानने के लिए गांव गरीब के साथ सहवास करना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, उनके दुख दर्द को समझना ही नहीं पड़ता है, उसको शेयर करना पड़ता है, साझा करना पड़ता है। मैं 2 छोटी बातें बताता हूँ, बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, टैक्स रिबेट उस सब जाहिर है, उस पर बार बार बहस करने से कोई लाभ नहीं है। मतलब जो मछुआरे हैं इस देश के, उनकी संख्या कितनी है राहुल जी को पता है क्या? कांग्रेस पार्टी को इसके आंकड़े? ये केरल के समुद्र तट से लेकर तमिलनाडु के समुद्र तट होते हुए बंगाल के समुद्र तट पर ये मछुआरे हैं। ये मछुआरे पूरे देश में फैले हुए हैं। आज तक इनकी कोई सुधि ली है क्या? 2014 से हम लगातार प्रयास करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 करोड़ रुपया इनके लिए दिया है। 20 लाख करोड़ किनके लिए दिया है? पशुधन के लिए, मत्स्य के लिए, पालन करने के लिए। और जो छोटे किसान हैं, 20 लाख करोड़ का लोन का तात्पर्य है कि सस्ते रेट पर लोन, वो उनका खेत बिकने से बचेगा, सेठ साहूकारों से बचेंगे, उनका व्यवसाय बढ़ेगा। विश्वकर्मा योजना लागू किया गया। विश्वकर्मा कोई जाति बोधक नहीं है। जहां पर भी माइंड और हैंड। राकेश जी, सीधा सा सवाल, 1 मिनट, मैं माफ करिएगा बीच में टोक रहा हूं, पॉइंटेड सवाल ले लेता हूं ना। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कुछ नहीं है इस बजट में। सुबह से लेकर शाम हो गई है, सिर्फ 2 पॉइंट पर अटका हुआ विपक्ष, उस पर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को एड्रेस नहीं किया गया इस बजट में। राकेश सिन्हा, जब यदि विपक्ष को यह नहीं मालूम है कि 69,000 करोड़ रुपया दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उसमें क्या वो आवास अमेरिका से आकर लोग बनाएंगे? रोजगार का तात्पर्य क्या होता है? रोजगार का जो परंपरागत समझ है उसको राहुल गांधी बदले, विपक्ष बदले। रोजगार का मतलब नहीं होता है सरकारी दफ्तर में बैठना। रोजगार का मतलब होता है स्वावलंबन के साथ काम करना। 69,000 करोड़ इस देश में होमलेस लोग रहते थे। कांग्रेस सरकार उन होमलेस लोगों को समाजवाद का नारा देती थी। निराला जी ने पूछा था कि पेट ने पीठ से सटकर पूछा, समाजवाद अब कितनी दूर? प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन होमलेस के लिए घर की व्यवस्था की है। मुझे उम्मीद है कि 2024 तक इस देश में एक भी गृहविहीन व्यक्ति नहीं होगा। राहुल जी ये बता दें, 40 स्किल सेंटर्स खोले जा रहे हैं। मिलेट्स, प्रधानमंत्री जी ने 2015 में योगा दिया इस पूरी दुनिया को। यही सवाल है, जब इतना समझाना पड़ रहा है तो लोगों तक मैसेज कहां जाएगा? भाई अभी तो चुनाव है, भाई कहा जा रहा था कि वोट वाला बजट होगा। अगर इतना समझाना पड़ रहा है, यहाँ पर भी कुछ लोगों को समझने में अगर कि बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे तो फिर लोगों, मैं आ रहा हूँ राकेश जी, ब्रेक की मजबूरी है, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक की मजबूरी है, ब्रेक के बाद लौटूंगा आपके पास। ब्रेक की मजबूरी, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। पुत्र अनंत अंबानी ने काशी विश्वनाथ धाम के लिए दर्शन, सुखमय जीवन के लिए बाबा का लिया आशीर्वाद, रविदास घाट से की क्रूज की सवारी। अमेरिका के हवाई में भारी बारिश के बाद पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। एक घर में घुसा पत्थर का बड़ा टुकड़ा, घटना का वीडियो आया सामने। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार फिर से जमकर हुई गोलीबारी, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी।
पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला। मियांवली जिले में 20 से 25 आतंकवादियों ने एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोला। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले बांग्लादेश का टका हुआ मजबूत। पाकिस्तान में महंगाई की मार। प्याज के दाम 350 के पार। मिस्र, तुर्की और चीन और दुबई से भी प्याज के आयात की तैयारी। महायुद्ध के बीच रूस और बेलारूस की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास। आसमान में दोनों देशों के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स ने किया अभ्यास। चीन और ताइवान में तनाव के बीच नेटो महासचिव का बड़ा बयान। चीन को नेटो और उनके सहयोगियों के लिए बताया बड़ा खतरा। 2025 में चीन और अमेरिका के बीच जंग की आशंका के बीच ताइवान अलर्ट हो गया है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने किया दावा, उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार। न्यूजीलैंड कुदरत का कहर उस पर चल रहा है और भारी बारिश और बाढ़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 4 लोगों की मौत भी हुई है। बाढ़ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। अमेरिका में भारी बर्फबारी ने मचाई तबाही। सड़क मार्ग के साथ साथ हवाई सेवाएं भी ठप। अमेरिका के लॉस वेगास में भारी बर्फबारी। घरों की छतों और पेड़ों पर जमी 1 इंच से भी मोटी परत। बर्फ का लुत्फ उठाते दिखे लोग। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। बजट में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा ऐलान। 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। रक्षा बजट में 13% की वृद्धि। चीन से सीमा विवाद के बीच सरकार ने बढ़ाया बजट। रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। नई ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी। बजट में युवाओं के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम पर जोर। किसानों से जुड़े स्टार्टअप को मिलेगी प्राथमिकता। अगले 1 साल तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय मिले। पीएम सुरक्षा बीमा के लिए साल 44 करोड़ लोगों को लाभ दिया जाएगा। बजट से बुजुर्गों को मिला बड़ा सहारा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट बढ़ाई गई। बजट में कलाकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल अवार्ड PPP मॉडल के तहत टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ बजट की पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। किसानों को मोटा अनाज उगाने की ट्रेनिंग मिलेगी। मोटा अनाज उगाने के लिए 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में सरकार ने 50 नए एयरपोर्ट और 167 नए मेडिकल कॉलेज का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशल विकास केंद्र के नए सेंटर खोले गए। किसानों को कृषि ऋण देने के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए खोले जाएंगे सेंटर। 47 लाख युवाओं को दी जाएगी नए कोर्स की ट्रेनिंग। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। आदिवासियों के लिए बजट में खासा ध्यान। 15,000 करोड़ का पैकेज रखा गया। साथ ही एकलव्य स्कूलों में 38,000 टीचर्स की बहाली की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। 2 लाख के लिए 2 साल के तक करना होगा निवेश। बचत पर 7.5% मिलेगा ब्याज। देश में बना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, खिलौने, साइकिल, टीवी सब कुछ होंगे सस्ते। साथ ही सोना चांदी और सिगरेट होगा महंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन बजट के लिए वित्त मंत्री को दी बधाई। बजट को बताया सभी के सपने को पूरा करने वाला बजट।
बजट की जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी करेगी देशव्यापी चर्चा। 9 सदस्यों वाली कमेटी का गठन, सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों तक पहुंचाई जाएगी जानकारी। मुंबई के दादर इलाके में सड़क किनारे एक कार धू-धू कर जली। चंबल में पुलिस ने कुख्यात डकैत केशव गुर्जर के बाद उसके 2 साथियों को पकड़ा। मुंबई के धारावी इलाके में कपड़े की 5 दुकानों में लगी आग, आग में झुलसकर एक महिला की मौत। पंजाब के जालंधर में एक महिला प्रिंसिपल चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत। झारखंड के धनबाद में एक इमारत में लगी आग में झुलसकर 14 लोगों की मौत, मरने वालों में 7 महिलाएं भी शामिल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लड़कों को कार पर स्टंट करना पड़ा भारी, वीडियो के आधार पर पुलिस ने काटा 20,000 का चालान। पटना में शादी समारोह में मामूली विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग घायल। ऑरेंज गैंग के गुर्गों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश, मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। दिल्ली के ओखला में 12वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक छात्रों के 2 गुटों में हुआ था झगड़ा। मुंबई पुलिस ने गुप्त धन के नाम पर लाखों का ठग करने वाला गैंग का किया पर्दाफाश, पुलिस ने यूपी के ठग गैंग के 4 सदस्यों को पालघर के विरार इलाके से किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का कहर, बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सड़क पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जमी, पर्यटक खुश, मौसम में जल्द ही सुधार की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी से गुलजार हुई वादियां, ताजा बर्फबारी के बाद डल झील में सैलानियों की बड़ी संख्या। बद्रीनाथ धाम में जमकर हो रही है बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर, नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत भी बर्फ से ढके। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फीले तूफान की भी चेतावनी, जिसमें बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, कुलगांव और रामबन जिले भी शामिल। उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी के बाद बंद रास्तों को खोलने का काम जारी, मशीनों की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। राजस्थान के राजसमंद में ओले गिरने से फसलों को पहुंचा भारी नुकसान, मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरने से फसलें बर्बाद। यूपी के बहराइच में बंदरों को आतंक करना पड़ा भारी, बंदरों के आतंक से लोग भी परेशान, किसान परेशान, बंदरों का झुंड खेत में पहुंचकर फसलें कर रहा है बर्बाद। नेपाल से आई शालिग्राम शिला का गोरखनाथ मंदिर में संतों ने किया भव्य स्वागत, बस्ती होते हुए अयोध्या पहुंचेंगी शिलाएं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने काशी विश्वनाथ धाम के लिए दर्शन, सुखमय जीवन के लिए बाबा का लिया आशीर्वाद, रविदास घाट से की क्रूज की सवारी। अमेरिका के हवाई में भारी बारिश के बाद पत्थर गिरने का सिलसिला जारी, एक घर में घुसा पत्थर का बड़ा टुकड़ा, घटना का वीडियो आया सामने। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार फिर से जमकर हुई गोलीबारी, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला, मियांवली जिले में 20 से 25 आतंकवादियों ने एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोला। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले बांग्लादेश का टका हुआ मजबूत। पाकिस्तान में महंगाई की मार, प्याज के दाम 350 के पार, मिस्र, तुर्की और चीन और दुबई से भी प्याज के आयात की तैयारी। महायुद्ध के बीच रूस और बेलारूस की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास, आसमान में दोनों देशों के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स ने किया अभ्यास। चीन और ताइवान में तनाव के बीच नेटो महासचिव का बड़ा बयान, चीन को नेटो और उनके सहयोगियों के लिए बताया बड़ा खतरा। 2025 बजट वर्सेस मित्रकाल का बजट, राहुल गांधी ने ट्वीट करा मित्रकाल। कांग्रेस पार्टी कह रही है ना बेरोजगारी की चर्चा, ना महंगाई की चर्चा, लेकिन 7 लाख तक अगर आपकी कमाई है तो 1 रुपया भी टैक्स अब आपको नहीं देना होगा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। लेकिन एक कैलकुलेशन एक बार जल्दी से मैं 1 मिनट में कोशिश करूंगा समझाने की। हिमांशु मेरे साथ है, टैक्स एक्सपर्ट है। मतलब हुआ ये कि अब अगर 3 लाख तक आप पहले कमाते थे तो पुराने स्लैब के हिसाब से आप पर 2,500 रुपए का टैक्स लगता था। अब बचत अब लगेगा 0 टैक्स, क्योंकि वो 2.5 से 3 हो गया है। इसको समझिए, वो 2.5 से 3 हो गया, तो वो 2,500 टैक्स जो है वो बच गया। 3 से 6 लाख अगर आप कमाते हैं तो फिर पहले 22,500 रुपए टैक्स लगता था, अब नए स्लैब के हिसाब से 15,000, 7,500 रुपए की कमाई हो गई। और इसके अलावा 6 से 9 तो 60,000 पहले टैक्स, 45,000, 15,000, 25,000, और अगर इसी तरह से 12 से 15 लाख अगर आप कमाते हैं तो फिर एक तो कितना बच रहा है 37,000 से
तो इस हिसाब से नया टैक्स रिजीम मतलब लोग जाएंगे, ऑप्ट करेंगे? देखिए जाएंगे, और जो अमन इसका जो मेन रीजन है ना कि नंबर्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर अभी बात करें, जैसे कि अभी डिस्कशन हो रहा था कि लगभग 8.5 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अगर ये नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? हम विकासशील देश की तरफ हैं, और अगर हमारे नंबर्स को बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस लाया गया, साथ के साथ इसके रिटर्न को सिंप्लीफाई किया गया, ये भी बहुत क्लियर कहा गया, टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने के लिए। यस, तो नंबर जब तक नहीं बढ़ेंगे, अगर हमारी 140 करोड़ की आबादी है, ठीक है, उसमें बहुत तरह की और भी चीजें हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है जो कि रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, उसको इस कंप्लायंस दायरे में लाने की प्रयास किया, क्योंकि एक बार इंफॉर्मेशन आएगा तो और भी चीजें की जा सकती है। ठीक है, कश्मीर चौधरी, एक कमेंट आपका जल्दी से। कश्मीर चौधरी, अमृतकाल का मित्रकाल का कहां का बजट सर? अब मित्र तो अशोक गहलोत जी के भी हैं, वो उन्होंने भी रेड कारपेट पर वेलकम किया था। मैं उसमें बात नहीं करना चाहता कि किसका। मेरा कहना यह है कि जो नई प्राकृतिक कृषि को पर्यावरण की दुर्गति देखते हुए और निर्यात को बढ़ाने के लिए और खाद्यान्न के लिए स्वास्थ्य के लाभदायक जो नए अनाज को, उसको जो व्यवस्थाओं में सुधार किया है, वो बहुत बड़ी शुरुआत है। सवाल यह कि कब तक हम गेहूं और धान पर ही निर्भर रहेंगे और न्यूट्रिएंट खाएंगे हमारी यंग पीढ़ी? तो अगर वो मोटे अनाज का प्रयोग बढ़ेगा, पैदावार होगी और निर्यात बढ़ेगा, तभी किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और सिंचाई के संसाधनों की बात है। दूसरी बात, एक बड़ी शुरुआत जो की गई है, कोऑपरेटिव मूवमेंट को आप नहीं देख रहे हैं कि बीज के क्षेत्र में किसानों से पैदा करवाना और उनको आपूर्ति करना, जैविक कृषि के उत्पादों को खरीदना, उसको निर्यात करना, ये जो शुरुआत है, ये सहकारिता आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना है। और एक मेरा ये कहना, जो अतिरिक्त आय के संसाधन है वो तो पशुपालन से है, दूध से है, मछली पालन, मुर्गी पालन से है, छोटे छोटे उन्हीं व्यापारियों से, और जो स्टार्टअप की शुरुआत है टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए। क्या अच्छा लगा बजट में? देखिए, बजट में क्या अच्छा लगा, मोदी जी पिछले 8 सालों से बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। शायद भक्तों के लिए अच्छे दिन आ गए। पिछले 8 सालों में इन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया था, आज जाके जब इनका विदाई का समय आ गया तब जाके टैक्स 50,000 बढ़ा दिया, जो 2.5 से 3 लाख हो गया, जो स्लैब बढ़ा दिया, मतलब 2.5 से 3 और 5 से 7, 5 से 7 कर दीजिए। तो अच्छा है ना? अच्छा क्या है, चुनावी बजट है, आप लोग अच्छा है ना? अच्छा क्या है भैया, 50,000 रुपए 8 सालों के बाद 50,000 बढ़ाने की याद आई। अभी मैंने बताया कितना टैक्स बच रहा है सर। अच्छा, मान लीजिए बहुत अच्छा है। तो मोदी जी क्या इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं जो पिछले 8 सालों से कोई तरक्की नहीं चाह रहे थे देश का, आज के युवा को इन्होंने ये बता दिया कि आप जाके सेविंग मत करिए। टैक्स छूट बढ़िया, अच्छा है नहीं है? आप अभी आपने देश को समझा दिया। अच्छा है नहीं है, बस हाँ या ना? बहुत अच्छा है, मान लीजिए बहुत अच्छा है आपकी बात के हिसाब से। नहीं, मेरे नहीं। आपके लिए अच्छा, टैक्स की छूट बढ़ी 5 से 7, मिडिल क्लास आपको अच्छा नहीं लगा? अभी दाएं बाएं यहाँ के इतने बड़े विद्वान लोग बता रहे थे कि किधर से कान घुमाया, इधर से कान घुमाया, पकड़ा दिया। संजय जी देखिए, ऐसा है कि हमारे हिसाब से आपने बोला कि अमृत काल का बजट और मित्र काल में तो राहु काल का बजट है ये। देखिए, ऐसा है कि आप राहुल काल कौन सा? राहु काल का बजट में बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रहा था। देखिए, 2014 से जो भी प्लान इन्होंने लेके आए उसको कंटिन्यू किया। ये बताइए कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? जीबीपी कम होते जा रही, 17 से 14% होगी। जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी नहीं, आपकी जीडीपी पे इंपैक्ट करेगा, आपकी जो इकोनॉमी होती ठीक नहीं होती, उस पर फोकस करना चाहिए। आप न्यू एजुकेशन सिस्टम लाए, पिछले साल सफुका था, आज खत्म हो गया। वो स्मार्ट सिटी लेके आए, सफुका खत्म हो गया। तो ये आप जैसे बोल रहे हो कि 14 से 22 तक में नया कंटिन्यूअसली है, देयर इज नो कंटिन्यूएशन। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट है। 40 सेकंड में मैं कर रहा हूँ। सुबह में मैंने 1 नंबर दिया था, अब तो पूरा बजट को देखने के बाद जो मेरा नंबर है वो घट के अब -1 जा चुका है। अब कहिए क्यों गया है? देखिए, यहाँ पे तो गरीब को और गरीब बनाने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। आप सोच के देखिए, मनरेगा का बजट घटाना, कहाँ तो 89,000 करोड़ का बजट था, 60,000 करोड़ पे आ गए। दूसरे अलग अलग सब्सिडी घटाना, किसानों के सब्सिडी को घटाना, तमाम जगह पे आप लोगों को कहाँ तो राहत देना था, वो आप राहत कम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमको नए पीढ़ी के ऊपर ध्यान देना है, युवा पीढ़ी के ऊपर ध्यान देना है, तो हमें तो एजुकेशन बजट अपने नई शिक्षा नीति के अनुसार चाहिए था, जिसमें नई शिक्षा नीति में 6% का बजट उसमें सरकार ने खुद कहा था, और आप अभी भी पुराने जगह पे लटके हुए हैं। अच्छा, हेल्थ अच्छा क्या लगा? एक बात अच्छी लगी कुछ, या सारा -1? चैप्टर क्लोज हो गया, आपने तो -1 दे दिया। संजीव बुनियाल सर, मैं आगे बढ़ूंगा, बड़ा पैनल है। संजीव बुनियाल, जरूरी 3-4 बातें। 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन लगा पिछले सालों में। 220 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन लगा। 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक फ्री राशन की जो अपने आप में एक प्रतिबद्धता दिखाई। इस सब के बावजूद इतना सारा पैसा क्यों है? उसका कारण शायद अमन ये हो सकता है, करप्शन नहीं है,
करप्शन फ्री गवर्नमेंट होने से ही पैसा चारों तरफ जाता है। और आज जो सबकी हम देख पा रहे हैं कि दशा जो है वो लगभग विकसित देश की तरफ जाते हुए देख रहे हैं भारत को। भारत जो है दोबारा से विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। एक मिनट, सबकी बात हो, शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा है। अमृतकाल या मित्रकाल? नहीं, काल तो सारा अमृत ही है, मानना पड़ेगा इसमें कि शिक्षा की बात किसी ने की। पहली बार किया है कि टीचर ट्रेनिंग पर पैसा खर्च कर रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग पर आज तक कभी किसी ने पैसा खर्च नहीं किया। टीचर ट्रेनिंग के लिए अलग इंस्टीट्यूट बनेंगे, जैसे कि मतलब IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, सबके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है टीचर के लिए पहली बार। अच्छा, ये सरकार की पाई का हिसाब भी चल रहा है स्क्रीन पर, वो भी पढ़ लीजिए भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं। अमेरिका में 18,000 रुपए खर्च होते हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए। चाइना में 9,000 रुपए होते हैं, हमारे 250 रुपए खर्च होते हैं। पहली बार टीचर ट्रेनिंग में पैसा खर्च होगा, तो शिक्षा क्वालिटी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ते जाएगा, अपने आप ही अमृतकाल ही जाएगा। अच्छा, सेंसेक्स को लेकर मतलब उतना अच्छा रिस्पांस नहीं रहा सर बाजार का। सर देखिए, बाजार का जो रेस्पॉन्स है, बाजार के रेस्पॉन्स 3:30 बजे बाजार बंद हो गया था। लेकिन जब स्टार्टिंग में आया तो बाजार का रेस्पॉन्स अच्छा है। और ये जो बजट है, अंत्योदय का बजट है, मैं आई कैन से कि आप आज देख रहे हैं आज क्या मिला। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो आज की डेट में आपके पास 5.9% है, जो एस्टिमेट का टारगेट है। एक मिनट, 6.4% है। और आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% के अराउंड है, 5.5 के है। अगर देखिए, जहाँ तक इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा है, इन्फ्लेशन इज बेटर, ऑलवेज बेटर देन द डिस्प्लेशन। अगर 5.5% का है और फिस्कल डेफिसिट भी आपका इतना आता है, तो इससे अच्छा बजट क्या होगा। रहा बेरोजगार की बात, आप कोई नहीं कर रहा। मैं बेरोजगारी की बताता हूँ, -1 दे रहे हैं, मतलब -1 देने। देखिए, अगर कहीं ना कहीं एक मैंने आज मैं देख रहा था कि बजट से पहले ही बोलना होता है कि क्या बोलना है विपक्ष को, कि -1 बोलना है, स्पीच सेम हो जाती है। स्पीच सेम होती है। रजत जी जो बार-बार यहाँ से आ रहा है कि भाई फिस्कल डेफिसिट 5.9 तक, बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं, महंगाई का कहीं जिक्र नहीं, मनरेगा को लेकर कोई जिक्र नहीं, लेकिन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़, 33% ज्यादा। क्या वो चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी इन चीजों पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर? बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा। अगर 10 लाख करोड़ रुपए अगर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किया है, तो उससे तो ऑब्वियसली रोजगारी बढ़ेगी, उससे ऑब्वियसली GDP बढ़ेगा। तो ये सब तो रिपल इफेक्ट तो आएगा इन सब चीज़ों पे। तो ये ऑब्वियसली बात है कि अगर 10 लाख करोड़ रुपए उनको लोग एलोकेट कर रहे हैं, तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे इस पे। और 10 लाख करोड़ मतलब ये अशोक जी, 10 लाख करोड़ 33% कैपेक्स, 5.9 जो बताते हैं डेफिसिट, जब से निर्मला सीतारामन जी बजट पेश कर रही है, तब से आज तक एक भी बजट का एस्टिमेटेड टारगेट पूरा नहीं हुआ, वो ज्यादा ही बढ़ा है। इसलिए मैं इसको 5.9 नहीं मानता और उस पर ज्यादा उत्साहित नहीं होता। 10 लाख करोड़ रुपए स्पेंड होंगे, इससे रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन इस रोजगार के बजाय जो इंडस्ट्रीज और MSME से रोजगार बढ़ना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रोजगार नहीं देता जितना MSME देता है। और MSME के लिए जो लगातार प्रयास करने हैं, वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, राकेश सिन्हा आपको सुन रहे हैं, वो शायद कुछ आपसे बात करिए, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश जी दीजिए, अशोक वानखेड़े आपको सुन रहे हैं सर, उन्हीं का सवाल है शायद। राकेश जी ने एक बात और मैं उस पे पहले एक बात कहना चाहता हूं। राकेश जी ने एक बात और कही थी कि 6,000 करोड़ रुपए मछुआरों को दिए जाते हैं। राकेश जी, मछुआरों की जो समस्याएं वो इतनी ये है कि महाराष्ट्र सरकार अकेला 5,000 करोड़ की सब्सिडी, अकेला सरकार 5,000 करोड़ की सब्सिडी देता है मछुआरों को डीजल पे। ये सिर्फ कोकण के लोग की बात कर रहा हूं मैं। अभी यदि पूरे देश के मछुआरों की बात करें तो 6,000 करोड़ रुपए ये ऊँट के मुंह में जीरा है। चलिए राकेश जी बोलिए। राकेश जी, ये आप ये बजट में 6,000 करोड़ एडिशनल है, जो उनके लिए स्कीम चल रही है। और 8 साल में मछुआरों के लिए कितनी स्कीम चली है, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, हम लोग टीवी चैनल पर कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसका असर सामान्य जनता पर गलत होता है, चाहे हम कोई अतिशयोक्ति में बोल दें या कोई ऐसी बात बोल दें जो कि जनता बरगला दे जाती है। अभी कहा गया कि मोदी जी आते हैं, सिंगुफा छोड़ते हैं और चले जाते हैं। स्मार्ट सिटी का एक उदाहरण दिया गया। अब स्मार्ट सिटी कहाँ रह गया? देखिए, हम सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बोलने से पहले जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी, उसमें 7,774 प्रोजेक्ट थे, 7,774 प्रोजेक्ट थे। 2022 के दिसंबर तक 5,002 प्रोजेक्ट 5,002 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। 1,81,000 करोड़ का अलॉटमेंट था, जिसे 92,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। 2000 करीब 70 प्रोजेक्ट, अभी 2,770 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यदि कोरोना काल नहीं होता तो ये पूरे 7,774 प्रोजेक्ट। एक सेकंड, यदि मैं गलत नहीं हूँ, एक मिनट, स्मार्ट सिटी की बात करूं,
यदि मैं गलत नहीं, नहीं हूँ जिन्होंने मेरी बात- तो उन्होंने मेरी 100 बात सुनी, करोड़ मैं- रुपए देने के उन्होंने बाद पहले सरकार ने करी। अनाउंसमेंट किया जिन्होंने था कि नरेंद्र हर मोदी स्मार्ट जी सिटी जिन्होंने अपना एक प्रधानमंत्री इंस्ट्रूमेंट के लिए- निकालेगी सुनिए, और नहीं, नहीं, मार्केट में अपने देखिए, बॉन्ड देखिए, निकाल के देखिए, डेवलपमेंट के लिए ऐसे पैसा नहीं करेगा। चलेगा। इसी वजह से मेरी बात होना अरे था। 30 सेकंड अब में सरकार बात पूरी इसमें कर पैसा लूं। क्यों दे रही है? वो जो मेरी इंस्ट्रूमेंट बात मुंह सुनिए, होने थे तो जब उस बजट में आप बात मेरी- की थी और उसको इनोवेटिव मास्टर स्ट्रोक बोला गया था, आप वो मेरी मास्टर बात तो स्ट्रोक सुन क्यों नहीं लीजिए। लगा? सवाल ये है। पहले जिन्होंने कहा वो माफी बताइए मांगे। राकेश जी हाँ बोलिए सर आप ये बोलिए। देखिए जिन्होंने ये बात कही भारत के प्रधानमंत्री के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री कल कोई हो सकता है, परसों कोई और था। एक प्रधानमंत्री के प्रति यह कहना कि वो आकर सिंगुफा छोड़कर चले जाते हैं, आज मैं तथ्यात्मक प्रमाण दे रहा हूं। आप एक मिनट लगेगा, आप जाकर गूगल सर्च करके मिनिस्ट्री के साइट पर जाकर किसी और साइट पर जाकर इस तथ्यात्मक प्रमाण की जांच कर सकते हैं। 7,774 प्रोजेक्ट, 5,002 प्रोजेक्ट पूरा, 1,81,000 करोड़ का बजट, 92,000 करोड़ अभी तक कंप्लीट होने में खर्च हुआ, 2,772 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। अब ये बताइए जिन्होंने कहा, कितनी गलत बात बोलकर चले जाते हैं। सरकार से लड़ना है, सरकार की आलोचना करना कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम रचनात्मक आलोचना स्वीकार करेंगे, अब करना चाहिए लोकतंत्र में आलोचना। ऐसी बात मत कहिए जो आपकी छवि खराब करेगी। प्रधानमंत्री हम तो अपनी देश बात में कर पहली लेंगे। बार नहीं हुए राकेश जी। एक मिनट संजय जी, एक मिनट संजय जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ एक एक करके, एक मिनट रुक जाइए संजय जी। राकेश जी, हाँ बोलिए। देखिए मैं ना कुछ पॉइंट्स बोल देता हूं कि ये बजट जो है क्यों दुनिया इस बजट को बेहतर कर रही है। आपका वर्ल्ड का रिएक्शन देखिए। मैं 10 पॉइंट्स पे, फर्स्ट है कि ये पहली बार इंडियन नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन का आप जो देख रहे हैं उसमें 47 लाख युवाओं को देना है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, बीच में नहीं बोलिए। रेलवे में भाई आप लोग बोलते हो तो मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, किसी में बीच में नहीं बोलता हूँ, ये गलत तरीके है। देखिए ऐसा है कि रेलवे को मैक्सिमम, सुनिए रेलवे को मैक्सिमम जो है 204 बिलियन जो है, इतना बड़ा कभी नहीं मिला। तीसरा 2.5 लाख करोड़, 2,40,000 करोड़। तीसरा जो है, देखिए तीसरा है 100 जो है टूरिज्म इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है 50 एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है। अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट पहली बार हुआ है रूरल की तरफ। ये बेरोजगारी को एड्रेस किया ना मेरे ख्याल से हर्षवर्धन जी। एक मिनट सर। ग्लोबल हब देखिए हाँ। भारत को मिलेट का ग्लोबल हब और आर्टिजन शिल्प आर्ट का भारत की जो कला है उसका ग्लोबल। अच्छा हर्षवर्धन जी सीधा सवाल ये है कि बार-बार ये कहा जा रहा है भाई एड्रेस नहीं किया गया, ना बेरोजगारी को एड्रेस किया गया, ना महंगाई को एड्रेस किया गया। ये जो अभी जो रजत बता रहे थे या ये जो बता रहे हैं। देखिए मैं 2-3 सिर्फ आंकड़ा बता देता हूं जिससे आपके दर्शकों को ध्यान में रहेगा। जो 2,40,000 करोड़ बता रहे हैं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार छोड़ के गई थी तो उससे 9 गुना ज्यादा 9% 2013 अलॉटमेंट है। पहला 9 गुना, दूसरा 9 गुना, दूसरा जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपए से कम थी, आज 1,97,000 करोड़ है। तीसरा जब हम कहते हैं कि सरकार कहां खड़ी है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, तो आज दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर में भारत है। जब हम कहते हैं कहां खड़े हैं, तो तीसरा सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग मार्केट भारत में है। जब हम कहते हैं कहां खड़े हैं, तो आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा निवेश डेस्टिनेशन है। हर कंपनी, जो कंपनी दुनिया में कहीं देखना चाह रही वो यहाँ आती है। और जब हम कहते हैं आगे का क्या देख रहे हैं, तो आज दुनिया में फॉक्सकॉन, वेदांता जो जहां जा रहा था, जिसको हम कहते हैं कि चिप कहां से आएगा, तो उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। दुष्यंत जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। दुष्यंत जी देखिए ये तो बीजेपी की तारीफ ही कर रहे हैं 8 साल से, तो इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं सच्चाई। तो आप कांग्रेस की कर लीजिए, आप करते ही हैं क्या? मौका ही नहीं देते ना, आप कहाँ मौका देते? आपके पास आप माइक सरका देते हैं। 8,000 सुन लो, 8,000 बात कीजिए। अगर आपको एक तथ्य आप गलत कर दीजिए तो मैं कहता हूं मैं डिबेट छोड़ के जाऊंगा। मैं कह रहा हूं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। एक तथ्य, जलेबी छानने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। जलेबी छानने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं है। वो एक फैक्ट एक भी गलत है क्या? बता रहा हूं। मतलब पांचवी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग GVA 17 से 14% कैसे हो गया? इनसे पूछिए कैसे हो? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सुनिए पूछिए, कंपनी आ सकती है, दैट इज ओके। सैमसंग आई एग्री, एप्पल आई एग्री, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का GVA कम कैसे हो गया? GVA क्या है, क्यों कम हुआ, पूछिए बताइए। GVA क्या ग्रोथ वैल्यू होता है, ग्रोथ वैल्यू होते हैं भाई। टीवी की बहस में नहीं पता हो तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बोलनी चाहिए। नहीं पता है आपको GVA क्या है? GVA क्या है? ग्रोथ वैल्यू नहीं बता पाएंगे। इनको नहीं पता है, इनको पता होता तो ये बता पाते। किसी ने बताया नहीं बता पा रहे। चलिए ठीक है, मैं उधर जा रहा हूँ। लड़ने का तो बजट आ चुका है, बजट आ चुका है। बैठ जाइए। हाँ बोलिए एक मिनट। हाँ बोलिए एक मिनट। 10 लाख करोड़ जो है कैपेक्स का एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब सोचिए उससे कितनी जॉब जनरेशन होगी। अभी पूछा गया है
कि 10 लाख करोड़ कहां से आएगा। ये 10 लाख करोड़ से अशोक वानखेड़े ने पूछा था, 10 लाख करोड़ कहां से आएगा, वो 10 सेकंड में बता रहे। उसी का जवाब देना चाहता हूं। 10 लाख करोड़ से इतना जीएसटी जनरेट होगा, इतना इनकम टैक्स जनरेट होगा, उसी से वो पैसा आएगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स के जो कंसेशन दिए गए हैं, वो उससे इनकम टैक्स का कोई लॉस नहीं होगा, इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, बिकॉज उन इनकम टैक्स के कंसेशन के कारण मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो जाएगी, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी, जॉब जनरेशन ज्यादा हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने देखते हुए कि आज ग्लोबल क्राइसिस के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, एक बहुत आखिरी 20 सेकंड, हाँ प्लीज बोलिए। अमन जी, अभी बात कर रहे थे कि जो पिछली बार का एलोकेशन था उसका जो है वो लेखा जोखा कहाँ है। अरे फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं हुआ तो कहाँ से क्या नाम अभी हो जाएगा, अभी तीन महीने बाकी है ना, पहली चीज। दूसरा, एक ने बात की मनरेगा के जो उसके लिए मनरेगा का जो प्रोसेस है वो सब्सटेंशियल रहता है। पिछले में जो एलोकेशन थी उसमें फर्दर एड ऑन जो अमृत काल का मित्र काल का ये वाला सवाल तो अभी भी बना हुआ है। मतलब अमृत काल या मित्र काल, ये सवाल तो अभी भी बना हुआ है। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक। भाई अमृत काल का बजट या मित्र काल का, अनुराग ठाकुर जुड़ गए, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। तो अमृतकाल का बजट और इसके अलावा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की मजबूत बुनियाद या मजबूत नींव बनाने वाला बजट। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर लाइव हैं इस वक्त हमारे साथ, आप उनको देख पा रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला आज। रिफॉर्मिस्ट है, पॉपुलिस्ट है, क्या आप किस तरह से इस बजट को देखेंगे कि रिफॉर्मिस्ट है या पॉपुलिस्ट है? मतलब वोट वाला बजट, 24 में चुनाव, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, रिफॉर्मिस्ट या पॉपुलिस्ट, किस तरह का बजट आपके हिसाब से? अनुराग जी, मैं तो इतना ही कहूंगा, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, तो फिर अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, उसकी नींव रखने वाला है। गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिला मजदूर का और मध्यम वर्ग का ये बजट है। सभी वर्गों के लिए खुशियों वाला बजट है और ये तो समावेशी भी है, पारदर्शी भी है, दूरदर्शी भी है। ये दूरदर्शी बजट है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं अमृतकाल, राहुल जी कह रहे हैं मित्रकाल का बजट है। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर कुछ नहीं है, ये आरोप लग रहे हैं। मैं दो बातें कह दूं, अगर आप ईपीएफओ का डाटा देखेंगे उसमें डबल रजिस्ट्रेशन हो गई है, वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से रोजगार के अवसर देश में बढ़े हैं। पहली बात ये। दूसरा, महंगाई पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर हम दुनिया भर में देखें, अमेरिका, यूरोप से लेके साथ में लगते पाकिस्तान तक, तो वहां जो महंगाई 4-4 गुना बढ़ गई है। भारत में लगातार महंगाई कम आई है, जो आरबीआई से लेके दुनिया भर की संस्थाओं ने माना कि मोदी सरकार की जो शानदार मैनेजमेंट कोविड के समय भी रही। एक और तो 80 करोड़ गरीबों को 3 साल तक मुफ्त में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का अनाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया। तो वहीं दूसरी ओर अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ाया। ये अपने आप में बहुत समन्वय बना कर रखा और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। और इस बजट में भी दिखाया गया कि किस तरह से, और आप सबको 7% के लगभग हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो विपक्ष के पास कुछ नहीं है आज कुछ कहने के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, रेलवे का 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा बजट बढ़ा है, 2,40,000 करोड़ का बजट, 2.5 लाख करोड़। यस। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें 7,30,000 करोड़ का बजट पिछले बार था, इस बार का आउटले 10 लाख करोड़ रुपया है, 33% की वृद्धि है। पीएम आवास योजना, हमने 3.25 करोड़ गरीबों को पक्के मकान अब तक बनाकर दिए। लखपति बनाने का काम 3.25 करोड़ किसानों को किया। अब उसमें 66% की वृद्धि की है। 79,000 करोड़ रुपए हमने बजट पीएम आवास योजना में रखा है। इसी तरह से ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं, तो वहीं से ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होता है। तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ भी मोदी सरकार ही देने का काम करती है, क्योंकि भारत को ग्लोबल हब हम ग्रीन हाइड्रोजन का बनाएंगे, उसमें 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो वहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी हम लद्दाख से लेकर देश में लाने के लिए 19,000 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ग्रीन हब हम इसको अपना श्री अन्न योजना की बात हो तो उसमें भी हम मिलेट को प्राथमिकता दे रहे हैं।
और गोवर्धन को भी 500 सेंटर ऐसे बनाएंगे जहां वेस्ट टू एनर्जी का काम करेंगे। अनुराग जी, आपके मंत्रालय को, युवा और खेल मंत्री हैं, खेल मंत्रालय, युवा, आपके मंत्रालय को? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, वित्त मंत्री निर्मला जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में भी युवाओं को ऊपर बहुत केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, इसमें किनको शामिल किया गया? फ्यूचर वर्क्स को। भविष्य में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होंगे, मशीन लर्निंग होगा, कोडिंग होगा, 3D प्रिंटिंग होगा, इस तरह की स्किल्स देने का काम किया जाएगा। और फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोलने का काम देश भर में किया जाएगा। 3 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोलेंगे। 47 लाख युवाओं को हम स्टाइपन देने का काम करेंगे अगले 3 वर्षों में। इसका मतलब युवाओं को हैंड होल्डिंग करने का काम किया। वहीं पर 157 नर्सिंग कॉलेजेस वहां पर खोलेंगे जहां पर अभी मेडिकल कॉलेज हमने पिछले 5 वर्षों में खोले हैं। खेलो इंडिया जैसी योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, जब आप 10 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे, 2,40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए खर्च करेंगे, 79,000 करोड़ रुपया आप प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च करेंगे और एग्रीकल्चर के लिए या डेयरी के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान करेंगे, तो इन सभी योजनाओं में युवा को ही लाभ मिलने वाला है। प्रशिक्षण से लेकर रोजगार स्वरोजगार के अवसर युवाओं को ही मिलने वाले हैं। मैं तो कहूंगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये हमारी ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब्स की ओर ही लेके जाएगी। नहीं अनुराग जी, जब इस वक्त आप बोल रहे हैं, आपसे बात हो रही है, मैं अभी फोन चेक कर रहा था, राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया जिसका मैं जिक्र कर रहा। आप लोग कह रहे हैं अमृतकाल का बजट, उन्होंने लिखा है मित्रकाल बजट। उन्होंने नई नाम दिया है मित्रकाल बजट। उन्होंने लिखा नो विजन टू क्रिएट जॉब्स, नो प्लान टू टैकल महंगाई, नो इंटेंट टू स्टेम इनइक्वालिटी। और ये कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि ना महंगाई रोकने वाला, ना बेरोजगारी रोकने वाला। और मिडिल क्लास को लेकर हालांकि आपका दावा है कि वो 7 लाख तक की जो सीमा कर दी गई है उसको लेकर भी मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले जिसका भी आपने जिक्र किया उसी की बात कर लेता हूं। आपने खेल मंत्रालय का जिक्र किया, आप खेल मंत्री हैं, युवा खेल मंत्री हैं। आप खिलाड़ी जो हैं, आपको लगता है इस बजट के बाद और देश का और नाम रोशन करेंगे खेल मंत्रालय के लिहाज से, खिलाड़ियों के लिहाज से, आपके लिहाज से, खेलो इंडिया के लिहाज से, खेलो इंडिया के लिहाज से ये बजट को आप किस तरह से आंकते हैं आप? खेलो इंडिया योजना, देखिए खेलो इंडिया योजना को पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3200 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। अगर आप 2014 में देखें तो 860 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़कर अब 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया, 2400 करोड़ के लगभग हो गया है। तो अपने आप में 3 गुना के लगभग उसको किया गया है खेलों से जुड़ा हुआ। खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की कहीं कोई कमी नहीं है, ना टूर्नामेंट्स की, ना इवेंट्स की, ना कंपटीशन की, ना उनको ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग की। आज खिलाड़ी उस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी से खुश है क्योंकि सुविधाएं भी दी तो मनोबल बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब देश का प्रधानमंत्री देश को ही एक स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने की सोच रखता हो तो कहीं पे कोई कमी नहीं आती है। अच्छा, कर क्रांति के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास को फोकस करके ये पूरा बजट बनाया गया। इसमें 5 लाख जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, 2.5 लाख से 3 लाख किया गया। और ओल्ड टैक्स रिजीम में नया टैक्स रिजीम, उसको अभी सीए हम एक्सपर्ट जो हैं उसको डिकोड कर रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है? मिडिल क्लास क्या 2024 के लिहाज से बीजेपी के लिए गेम चेंजर है? इसलिए ये सारी चीजें, मतलब मिडिल क्लास को क्या फोकस रखा गया मिडिल क्लास के लिहाज से? सर अनुराग जी, आखिरी सवाल। 7 लाख रुपए तक की आय तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और अन्य स्लैब्स भी आपको विस्तार में आपका चैनल दिखा ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए तक आप 7.5% आपको रिटर्न उस पर मिलेगी, 2 साल के आपको मिला है। तो वहीं पे हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, वृद्ध जनों के लिए भी 15 लाख से बढ़ाकर उसको 30 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसी तरह से बचत की ऑप्शंस तो दी ही गई हैं। हमारे युवाओं के लिए अगर मैं कहूं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की जब मैं बात करता हूं तो उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपया क्रेडिट गारंटी स्कीम में और उपलब्ध होगा, ताकि आप अपने रोजगार स्वरोजगार के अवसर अपने उद्योग को बढ़ाकर कर सकते हैं। स्टार्टअप्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपको और 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। आपको इनकम टैक्स की छूट भी अगले साल तक आपको दे दी गई है। आपको अपना लॉस बुक करने का भी स्टार्टअप्स में ऑप्शन दे दिया गया है।
मोदी जी ने लगातार युवाओं के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का काम किया, तभी तो हमारे युवाओं ने स्टार्टअप्स को शुरू करके यूनिकॉर्न तक लेकर गए। आज भारत में 107 यूनिकॉर्न है, कई बिलियन डॉलर की उनकी आज वैल्यूएशन है, यानी कि लाखों करोड़ रुपया, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया केवल उनकी वैल्यूएशन में ही आज यहां तक आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि 90,000 स्टार्टअप्स आज भारत में है और दुनिया का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बनकर मात्र 5 वर्षों में खड़ा हुआ। ये मोदी जी की सोच और युवाओं की मेहनत के कारण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी, आपने समय निकाला। बहरहाल दावे बहुत हैं, लेकिन वो दावे क्या तब्दील हो पाएंगे? विपक्ष का कहना है कि भाई बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही है, लेकिन क्या वो इंप्लीमेंट हो पाएंगी? क्योंकि पिछली बार भी जो बजट एलोकेशन था उसको लेकर विपक्ष कोट कर रहा है कि वो ही नहीं पूरी तरह से खर्च हो पाया। आपने समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद सर। हालांकि एक चीज है जो जाते जाते बतानी जरूरी है कि हर बजट के बाद होता यह है कि आप और हम ये नोट करते हैं कि उसको चुनावी बजट कहा जाता है, हमेशा होता है। लेकिन इस बार सोचिए कोई चुनावी बजट इस बजट को कम से कम नहीं कह रहा है, क्योंकि चुनावों को ध्यान में रखकर, वोट को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है तो अक्सर होता है चुनावी बजट चुनावी बजट। वो कम से कम एक जो पैटर्न चला आ रहा था वो टूटता नजर आ रहा है। विपक्ष में कोई भी इसको चुनावी बजट नहीं कह रहा है कि चुनाव से जोड़कर वोट की वजह से ये घोषणाएं कर दी गई हैं। चुनावी बजट कोई कहने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे थे आप सभी। अब सोबत की एक बात, मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM